हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। फ्रेंड्स, तो इसके पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, सारा वीडियो कंसंट्रेटेड था किसके ऊपर? इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। इंट्राडे में कहाँ एंट्री लेना है, कैसे लेना है, कब निकलना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब स्टॉप लॉस बुक करना है, ये सारा मैं वीडियो इसको बना चुका हूँ। आज का वीडियो ना थोड़ा सा अलग होने वाला है। ये टोटली कंसंट्रेटेड है किसके ऊपर? अपना इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देखिए, स्टॉक मार्केट में ना मेरे नज़रिए में दो चीज़ मेजर यहाँ पे एक्टिविटी होता है। एक इन्वेस्टमेंट का और दूसरा है ट्रेडिंग का। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग को आप समझना। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? मैं समय या शक्ति लगा रहा हूँ किसी रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न के प्रोस्पेक्ट के साथ। ठीक है, कि मेरे को कोई रिटर्न आएगा, मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, वहाँ वो ये सब होता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग ना मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली गैम्बलिंग है। इसलिए ट्रेडिंग में अपन प्योर टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा अपने को ज़रूरत पड़ता नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस में स्टडी थोड़ा ज़्यादा है। टेक्निकल में आप सिंपली अपन चार्ट देखते हैं, उससे अपने को डायरेक्शन जो भी पता चलता है, अपन उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। ठीक है, मैं ये अपना अपना जो स्टाइल है वो शेयर कर रहा हूँ, है ना। अब देखना, इन्वेस्टमेंट को समझना। इन्वेस्टमेंट में अपन ये क्या है? अपना स्टॉक मार्केट। स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? स्टॉक मीन्स इकट्ठा करना। ठीक है, आप ना समझ रहे हो ना, तो आप इकट्ठा कर रहे हो, यही है स्टॉक मार्केट। आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर रहे हो। किसको? अलग अलग कंपनियों के शेयर्स को। क्यों? क्योंकि वो कंपनियां एक बिजनेस चलाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी है उनका। ठीक है, जिससे प्रॉफिट जनरेट होता है। तो उस प्रॉफिट को मैं मतलब को यूज़ करने के लिए आप कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हो। तो स्टॉक आप किसी भी, आप समझना, आप किसी भी ऐसी चीज़ को इकट्ठा करोगे क्या जो फ्यूचर में जाके सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी? ऑब्वियसली ना, नहीं करोगे ना। तो सेम वही स्टॉक मार्केट में भी वही फंडा लगाना है। मेरे को ऐसे स्टॉक को खरीदना है ना, जो फ्यूचर में जाके यूज़लेस ना हो जाए, है ना। वर्थ उसका वैल्यू जीरो मत हो जाए। यूज़लेस ना होना मतलब जैसे प्रोडक्शन खराब बंद मत हो जाए, उसका बिजनेस ठप मत हो जाए, वो प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दे, है ना, इस टाइप का। या उस कंपनी में प्रॉफिट हो ही ना। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? मतलब वो स्टॉक सड़ गया, खराब हो गया। तो अपन ऐसा है, इसको क्या बोलते हैं? भंगार कंपनी। मतलब अपन भंगार कंपनी नहीं लेंगे। तो कौन सी कंपनी भंगार कंपनी है और कौन सी कंपनी अच्छी कंपनी है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, मान लो ना, स्टॉक मार्केट में अगर 5,000 स्टॉक लिस्टेड है, 6,000 के आसपास होंगे एनएससी में। ठीक है, मान लो चलो 5,000 है, तो उसमें आप मान के चलो 90% ना बकवास है। 90% कंपनी मतलब आपको उसमें ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ओनली 10% कंपनियाँ ऐसी है ना जो गुड कंपनी के क्राइटेरिया में आते हैं, और मुश्किल से 2-3% कंपनी ऐसी है जो वंडरफुल कंपनी है। वंडरफुल कंपनियों में आपको ना सिर्फ और सिर्फ रिसेशन के टाइम पे वो अच्छे प्राइस में मिलेगी। वंडरफुल कंपनी जैसे कौन सी? इन्फोसिस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, नेस्ले, ब्रिटानिया। ठीक है, ये सब वंडरफुल कंपनी है। ये हमेशा अप ट्रेंड में ही चलते रहती है। ठीक है, जब इनमें कंटिन्यूसली 1 साल 2 साल के लिए इसमें डाउन ट्रेंड आता है ना, तो आपको उस समय मिनिमम प्राइस, जैसे कोरोना के टाइम पे सब मिनिमम प्राइस में मिल रही थी, जो अभी तक का मिनिमम प्राइस था। मतलब लास्ट लास्ट 8-10 साल के, उसके पहले वो उस प्राइस तक वो गई ही नहीं, कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप इस चीज़ को समझना कि अगर मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे को आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, कौन सा कंपनी भंगार कंपनी है और कौन सा कंपनी गुड कंपनी है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, इसमें ना मैं थोड़ा सा वॉरेन बफेट का ना, उन्होंने वो हर साल ना अपना एक बुक जारी करते हैं, अपना नोट्स टाइप का जारी करते हैं वो, है ना। 50-60 पन्ने का होगा हर साल, ईयर बाय ईयर आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। 1985 वाइब से 3 से शायद मिल जाएगा, है ना। तो उसमें ना कुछ कुछ बात लिखते हैं। तो 2007 में ने जो अपना जो बुकलेट जारी किया था, उसमें ना उन्होंने एक स्पेशल पॉइंट के बारे में बताया था, है ना। और उसको काफ़ी अच्छा सा, मतलब जो उनका वहाँ पे जो लिखने का तरीका है ना, उससे ये समझ में आया था कि ये सबसे पहला मेरा फ़िल्टर है या की फैक्टर है। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए क्या है ना फ्रेंड्स, पहले ना मैं आप लोग को एक साइट में लेके चलता हूँ। मैक्सिमम लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं स्टॉक स्क्रीनर। ठीक है, screener.in ये साइट है, आपको आराम से इजीली फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, अपन ना इसमें ना कंपनी को एनालाइज करेंगे। अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हम उस कंपनी को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं तो अपना कितने दिन का अपना मतलब एक्सपेक्टेशन होगा, कब अपने को रिटर्न मिलेगा और कब अपने को निकल जाना है। तो पहला चीज़ है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। अभी मान लो मैं एक कंपनी लेता हूँ, जैसे कि कोवई मेडिकल। ठीक है,
अब देखो, अगर मेरे को ना किसी भी कंपनी का सबसे पहला जो की फैक्टर है, जो वॉरेन बफेट ने अपने उसमें बताया है, ठीक है, वो है आरओई। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो मैं इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये वाली कंपनी को, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, इसका मैं अपन ना आरओई सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहा, पहले तो आप देखो मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप कितना दिखा रहा है, 1634 करोड़। किस प्राइस पे, 1494 रुपये। जब स्टॉक का प्राइस 1494 रुपये ना, तो मार्केट कैप है 1634 करोड़, है ना। मतलब अगर ये 1000 रुपये के आसपास होता ना, तो 1100 करोड़ के पास हो जाता। आप समझ रहे हो ना, ये 14,000 रुपये का हो जाएगा ना, तो मार्केट कैप 16,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ करंट प्राइस चेंज ऊपर नीचे होता है, इसलिए मार्केट कैप ऊपर नीचे होता है। मार्केट कैप क्या है, मान लो ये कंपनी जो कोविड मेडिकल सेंटर है, इसके सारे के शेयर मेरे को खरीदने हैं ना, सारे के सारे शेयर, तो मेरे को 1634 करोड़ रुपए अभी देना है। अभी तो मेरे पास एक भी शेयर नहीं है इस कंपनी का, पूरा खरीदना है। 1634 करोड़ रुपए में ये पूरी कंपनी मेरे को मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल सा बात है। अभी ना मैं इसका आरओई अपन ऐसा नहीं कि 1 साल का ही आरओई देखेंगे तो अपने को, या आप इसमें नीचे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का और लास्ट ईयर का ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझना कि देखो ये आरओई का सबसे खास बात क्या है, ये डबल डिजिट में होना चाहिए। अगर आरओई डबल डिजिट में है तो ये पहला फिल्टर है, मतलब अपने को इस कंपनी को बाय करना है, ठीक है। अब समझना, बाय करना है, बाय करना है तो कहाँ पे करना है ना, कहाँ पे करना है, हमेशा न्यू हाई में करना है। न्यू हाई मतलब जब कम, अभी तक जो स्टॉक है ना, अपना स्टॉक का अपना का अभी तक का सबसे नया फ्रेश हाई बना रहा हो। आप समझना, कोई भी कंपनी ऊपर जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा फ्रेश हाई बनाती है, उसका नंबर ऑफ फ्रेश हाई बहुत ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना। जो कंपनी नीचे आ जाती है, जैसे कि आरकॉम, एक ही उसका हाई है, उसके बाद कभी हाई बना नहीं, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हर साल नया हाई बनाता है, ठीक है। एशियन पेंट हर 2 साल में, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ये लोग हर साल नया हाई बनाते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस कंटिन्यू न्यू हाई बना। तो जो भी कंपनी ऊपर जाएगी ना, वो न्यू हाई को ब्रेक करके ही जाएगी यार, सिंपल सा लॉजिक है। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बिना हाई को ब्रेक किए ऊपर जाने का। तो अपन हमेशा न्यू हाई में बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई नहीं करता, सब डरते हैं। ट्रेडिंग वाला जो गैम्बलिंग माइंड क्या करता है, न्यू हाई में सेल करता है। हाँ, गैम्बलिंग के हिसाब से इट्स वेरी गुड, आप न्यू हाई में सेल ही करो, ट्रेडिंग में, गैम्बलिंग में, पर इन्वेस्टमेंट में न्यू हाई में आप बाय करो, ठीक है। समझना। हाँ, अब न्यू हाई में हम लोग किसी को भी बाय कर लेंगे क्या? नहीं, हम लोग फाइनेंशियल स्टेबल स्टॉक को, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ही बाय करेंगे। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का सबसे सबसे पहला इंडिकेशन क्या है? आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। आप इसको देखो, आरओई मेरा कैसा है, डबल डिजिट में है, मतलब ये अपने को हरा झंडी मिल गया। अब देखो, आपको पता है ना कि 1600 करोड़ की कंपनी है ये। अब आप देखो कि तुम 1 साल में कितने का सामान बेचते हो यार, ठीक है। तो आप इधर आओगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। देखो मैं ना इस लाइन का आदमी नहीं हूँ, फाइनेंस लाइन का आदमी नहीं हूँ, ये एकदम सिंपल सिंपल टर्म्स बता रहा हूँ, बच्चा भी समझ जाएगा 10th क्लास का, ठीक है। एकदम सिंपल सा चीज़ है ना। तो आप समझना, 1600 करोड़ रुपए का एक दुकान है, समझ जाओ 1600 करोड़ का, ठीक है। उस दुकान का साल भर का सेल्स कितना है? 906 करोड़। काफ़ी अच्छा है भाई, मतलब टोटल जितना उसका दुकान का पूरा लागत है, उसका आधा का सामान ये साल में बेच दे रहा है। अब उसमें प्रॉफिट भी 250 करोड़ के आसपास का ले रहा है, ठीक है। अब आप समझना एक चीज़ को, इसका सेल्स को देखो, 2011 में क्या था, हर साल बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है, इट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। तो अपन इसको बाय करेंगे, है ना। बाय करेंगे कब? जब ये न्यू हाई बना रहा होगा तब, ठीक है। कई बार क्या होता है, न्यू हाई बनाता है, न्यू हाई बनाने के बाद वापस क्या होता है, न्यू हाई को एक बार रीटेस्ट करता है। मान लो आप न्यू हाई में नहीं खरीद पाए ना, तो आप वापस रीटेस्ट होगा तो बाय कर सकते हो, पर मैं अपन उतने का वेट नहीं करते। अपन जहाँ पे न्यू हाई ब्रेक होता है, अपने को स्टॉक मिल जा रहता है, सिलेक्शन में क्राइटेरिया में बैठ जाता है, तो अपन इसको बाय कर लेते हैं। दूसरा चीज़ आप इसमें देखना, इसका ऑपरेशन परसेंट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज है, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक है। अब इसका लास्ट जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो इसके लिए आप समझो कि अगर कोई कोई कंपनी है वो उधारी में डूबी हो गई, अगर वो उधारी में डूबी है ना, तो जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका तो उधारी पटाने में निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि तुम 1600 करोड़ की कंपनी हो और 5000 करोड़ का तुम्हारे ऊपर उधारी है, तो ये मेरे को देख लेना है। तो आप समझना, अब इसका देखो बोरोइंग्स, यहाँ पे देखो बोरोइंग्स कितना आ रहा है, बोरोइंग्स आ रहा है 550 करोड़।
यहाँ पे 2022 का अभी का, ठीक है, 2021 में 600 करोड़ का था, ठीक है। और रिजर्व को देखो 600 करोड़ का इसका रिजर्व है 2022 में, और देखो इसका रिजर्व बढ़ते जा रहा है, बोरोइंग तो बढ़ रहा है, रिजर्व भी बढ़ते जा रहा है, और बोरोइंग और रिजर्व लगभग इक्वल है, प्लस बोरोइंग मार्केट कैप से बहुत कम है। तो ये होता है भाई कंपनी, यहाँ पे है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। आप देखना जितनी भी भंगार कंपनी रहेगी ना, उसका बोरोइंग ना मार्केट कैप से ज़्यादा होगा, आरओई कम होगा, वो मैं आपको अभी एग्जांपल में दिखाते जाऊँगा। अब अपन चलते हैं इसके चार्ट में सीधा, अपन इसको न्यू हाई में बाय करेंगे, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम चार्ट देखो, अरे वाह, देखो देखो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, क्यों? इसका आरओई देखो, लास्ट 10 साल का आरओई, लास्ट 10 साल से देखो 22% है। आरओई हमेशा डबल, जो भी कंपनी ना, देखो कोई भी कंपनी जो ऊपर जाने वाली है ना, बिना आरओई के जा ही नहीं सकती। आप इसको मेरे को गलत करके दिखा दो, कहीं पे प्रूफ करके दिखा दो कि ये बात गलत है, कि आरओई इसका बहुत निगेटिव है, कंटिन्यूसली और ऊपर जा रही है, ठीक है। हो सकता है एक आध मिल जाए, हालांकि मैं पूरा 6000 स्टॉक तो छांटा नहीं हूँ, पर मेरे को आज तक नहीं मिला, ठीक है। और मैं मान ही नहीं सकता कि आरओई कम है और स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी देखना आरओई है, तो अब समझना अपन इसको न्यू हाई में कब बाय करते हैं। अब देखो ये वाला डेट कौन सा है, यहाँ कहीं पे गया है अगस्त 2021 में। तो अगर अगस्त 2021 में अपने पास मार्च तक का डाटा होता, देखो ये न्यू हाई प्राइस कहाँ पे बनाया है, ठीक है, चार्ट में चलते हैं। लास्ट न्यू हाई ये यहाँ पे बनाया था, ठीक है। कहाँ पे बनाया था? 1400 रुपये के आसपास, ठीक है। तो अपन 1400 कहीं में बाय किए रहते, जब ये कंपनी मतलब अभी जितना प्राइस पे चल रहा है उसी के आसपास। तो अभी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर किसी को बाय करना है तो कर सकता है। कारण क्या है, मैं क्या देख के बाय कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं इसका आरओई देखा, ठीक है। आरओई जब देखा तो आरओई मेरे को मिला कितना, डबल डिजिट में 20% 22% में। उसके बाद मैं मार्केट कैप और सेल्स का कंपैरिजन किया। मार्केट कैप था 1600 करोड़ का और इसका सेल्स था लगभग 600 करोड़ का, 900 करोड़ का, ठीक है। पिछले साल भी 600 करोड़, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ की कंपनी है और मान लो 10 करोड़ का उसका सेल है, समझ रहे, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का सेल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कितना आधा है, 25% भी है ना, तो बहुत है। 4 साल में अपना पूरा जितने की कंपनी उतने का सामान बेच दे रही है। देखो यहाँ पे ना पहले सामान बेचना आना चाहिए, तब आप प्रॉफिट कमाओगे। और जो सामान बेच ले रहा है ना, वो आज नहीं तो कल प्रॉफिट ले ही ले रहता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का फंडा, यही कंसेप्ट है, ये कोई लॉजिक नहीं है ना। ये फंडा है कि भाई जो आज सामान बेच दे रहा है ना, भले अभी प्रॉफिट नहीं ले रहा है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये लोग मतलब शुरुआत में ये लोग सामान भले बेच दे रहे हैं ना, तो बस वो लोग प्रॉफिट कमाएंगे। स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा वो अलग बात है, वो बात की बात है, वो सेकेंडरी है, अभी उसको बाद में एनालिसिस करेंगे। प्लस देखो ये कंपनी हर साल डिविडेंड देती है ना। अब इस डिविडेंड में कितना पैसा मिलता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पर अभी आप उसमें ध्यान मत दो। पहले आप ना स्टॉक में आप देखो कि मेरे को प्राइस वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, अपन उसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़, तो आप अपन यहाँ पे घुस सकते हो, और जब भी ऐसे स्टॉक में घुसो ना, है ना, न्यू हाई में किसी स्टॉक में घुसा ना, तो मिनिमम 10 टाइम्स आपको प्रॉफिट बुक, 10 टाइम्स में प्रॉफिट लेना है। मतलब अगर मैं 1400 रुपये में घुसा हूँ तो 14,000 रुपये का होना चाहिए मार्केट। कई बार क्या होगा आपका, जैसे धीरे धीरे करके 2000 हुआ ना, तो स्प्लिट हो जाएगा। तो आप समझ जाना, आप जितना भी पैसा लगाया हो ना, वो 10 गुना दिखना चाहिए। मान लो आप यहाँ पे इसको 14,000 रुपये का खरीदे हो, है ना, 10 शेयर खरीदे हो फॉर एग्जांपल, तो ये कितना होने से 1,40,000 रुपये होगा। तो उस वो दिन आपका टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज़, अब आप ये देख लो कि ये कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। तो ऑब्वियसली मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल है, तो आप सोच सकते हो कि इसमें स्टेबिलिटी रहेगा, फ्यूचर में इसका ज़रूरत रहेगा। और आप अभी अभी देखो, आपको फ्यूचर में आपको पता है ना कौन सा कंपनी चलेगा नहीं चलेगा, तो आप खुद से एक सवाल पूछना कि फ्यूचर में मेरे को किस किस सामान का ज़रूरत पड़ेगा, या मैं कौन कौन सा सामान यूज़ करूँगा जो मेरे को मस्ट ही है। तो वो कंपनी आप खरीद लो यार, ज़्यादा दिमाग लगाने का भी बात नहीं है उसमें, ठीक है। पर यहाँ पे आपको चार्ट को कैसे रीड करना है और हाई मोमेंटम स्टॉक को कैसे कैप्चर करना है वो बता रहा हूँ। तो आप समझे ना, बिना हाई आरओई के मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। अभी जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जो मैं जानता हूँ और जहाँ पे आरओई मतलब अच्छा नहीं है। तो जैसे अपन एक काम करते हैं, HDIL एक कंपनी है, हिंदू हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आप इसका ना आरओई देखना, इसका आरओई आप देखो आरओई कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं रहा, कैलकुलेट नहीं कर पा, निगेटिव में है सब, है ना। तो समझ जाओ इसका। उसके बाद उसका चार्ट ही देखो, चलो आगे और क्या एनालिसिस करूँ मैं। मैक्सिमम चार्ट को देखो, आप समझ रहे हो ना, देखो कंटिन्यूसली गिरा है मार्केट, आप इसको खरीदोगे। अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि HDIL को मेरे को कभी नहीं खरीदना है। देखो आप मेरे वीडियो से ना
कुछ खरीदो चाहे मतलब खरीदना सीखो चाहे मत सीखो, नहीं खरीदना ज़रूर सीख लेना भाई, कोई मतलब नहीं होगा फिर, है ना। आप जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं ना, वो सबको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, है ना। और मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा जो मैंने स्टूडेंट लोग को शेयर किया था कि हम लोग साथ में कौन कौन से स्टॉक को कब और किस कंडीशन में बाय किए, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दिखा दो, भेल, हम लोग बहुत नाम सुने ना भेल का, है ना। बहुत लोग, बहुत इंजीनियर लोग यहाँ जॉब करना उनका ड्रीम कंपनी रहता है, ठीक है। अभी आप देखो भेल का आरओई देखो, पहले आप आरओई देखो भेल का आरओई है 2%, 3%, 3%, 4%, माइनस में वो भी, ठीक है। अब देखो आप इस चीज़ को समझो, माइनस में तो इस एस्पेक्ट कर लो, आपको खुद ना इमेजिन कर लेना चाहिए इसका चार्ट कैसा होगा, खुद से इमेजिन कर लो। मैक्सिमम चार्ट देखो, डाउन ट्रेंड में है ना, सिंपल चार्ट। अब देखो, अब चलो कौन सी कंपनी में आप लोगों को नाम लिया था ना, एवरग्रीन कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। चलो इसको देखते हैं, इसका आरओई देखते हैं। देखो इसका आरओई 18% यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका आरओई देखो सब डबल डिजिट में है सब। अभी तो लास्ट 10 ईयर का तो 45% है, बहुत ज़्यादा है। अब इसका चार्ट देखना, अप ट्रेंड में ही होगा, अप ट्रेंड में देखो, सिंपल। तो आरओई मेन चीज़ है। उसके बाद आपको न्यू हाई में बाय कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको अगर ना क्या कर लो, मार्केट कैप और सेल्स का क्या कंडीशन है उसको देख लो। सेल्स देखो, इसका सेल्स हमेशा बढ़ते जा रहा है, मैं खरीदूंगा। आपको इससे पहले जो कंपनी दिखाया था भेल का भी देख सकते, चलो भेल का सेल्स देख लेते हैं एक बार, नहीं देखे थे भेल का सेल्स देखें, हालांकि मैं देखा नहीं हूँ, ठीक है। इसका सेल्स देख लेते हैं। इसका सेल्स देखो, लगभग देखो, पहले 42 हज़ार था, 48 हज़ार था, 39 हज़ार था, 31, 25, 28, 30, 31। मेरे सब स्टूडेंट जानते हैं, मैं इसको सिखा चुका हूँ। जो लोग नए लोग हैं उनको मैं बता रहा, देख रहे हो ना, इसका सेल्स वैसा नहीं है। ऑपरेटिंग पर प्रॉफिट भी कई बार है, कई बार नहीं है। बोरोइंग को देखो, चलो ये कंपनी कितने की, अभी 16,000 करोड़ की है, ठीक है। इसका बोरोइंग देखो, बोरोइंग कितना दिखा रहा है इसका बोरोइंग दिखा रहा है लगभग 4,000 करोड़। रिजर्व अच्छा है इसके पास, हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छी है, पर इसका आरओई नहीं है ना। देखो मैं आपको जितना भी फिल्टर बताऊँ ना, है ना, उसमें एक भी कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा तो स्टॉक रिजेक्ट, कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हैं ना तो रिजेक्ट। वैसे इंट्राडे ट्रेडिंग का जितना भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ ना, उसमें जो भी मैं आपको अगर होगा तो करना, ऐसा होना नहीं करना, जो बोला हूँ तो नहीं करना भाई। स्टॉक मार्केट में ना इसीलिए लोग पैसा नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ना सोचते हैं कि एक आध दो चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, किस्मत साथ दे देगा। नहीं रे भाई, यहाँ सब चीज़ को ध्यान देना है। क्या क्या चीज़ ध्यान देना है? पहला मेरा आरओई को ध्यान देना है। उसके बाद मेरे को देखना है कि मेरा सेल्स कैसा है और बोरोइंग कैसा है। उसके बाद मेरे को सेल्स और मेरा जो ये है क्या बोलते हैं, मार्केट कैप, उसका रेशियो को कैलकुलेट करना है। वो किस लिए करवा रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको इससे क्या रिटर्न ज़्यादा मिलेगा बड़ा, आप 20 गुना 40 गुना एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो मैं कुछ स्टॉक खुद से आइडेंटिफाई किया, चलो एक आध एक और ख़राब स्टॉक कौन सा है, चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक ही कंपनी, एक ही सेक्टर का 2 अलग अलग स्टॉक दिखाऊंगा। देखना, HDFC बैंक को देखते हैं, HDFC बैंक जो इससे पहले अभी देखे थे, ठीक है। इसका ना आप आरओई को देखो, आरओई इसका डबल डिजिट में है, 17%, 18%, ये सब, है ना। अब इसका चार्ट को देखो, है ना, चार्ट देखो कैसे ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है ना। अब इसी में एक कंपनी जो डूबी है, कौन सी? यस बैंक, हर कोई जान रहा है इसको। चलो इसको एक बार देखते हैं, पहले इसका आरओई देखते हैं भाई, आरओई कैसा है। देखो ऑब्वियसली देखो, लास्ट ईयर का 3%, लास्ट 3 ईयर का आपका 22%, देखो माइनस में 9%, माइनस में 22%, माइनस में 1, तो इसका चार्ट कैसा होगा? मतलब आपका अगर आरओई सही नहीं है ना, आरओई सही नहीं है तो आपका कभी ना कभी धोखा दे देगा। आप समझते ना, आप शुरुआत में भी इसमें फंसना नहीं। अरे खरीदना है भाई, भले रिटर्न दे रहा है उसको छोड़ो भाई, सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? आरओई है, ठीक है, जितना मेरा समझ है उसके हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी जैसे कि मैं ले लेता हूँ वेदांता लिमिटेड, ठीक है। अब इसको देखो, इसका आरओई देखो, है ना। देखो ये ना कमोडिटी का स्टॉक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है, लास्ट ईयर का बढ़ते जा रहा है, अब अच्छा है, और 13%, 20%। अब इसका चार्ट को देखना, इसका चार्ट क्या है? इसका चार्ट थोड़ा सा ये अपवाद है करके थोड़ा दिखा रहा हूँ। देखो चार्ट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया। अब इसमें यहाँ पे सेल्स और बोरोइंग ये वाला फंडा भी थोड़ा सा आ जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब चीज़ को आपको देखना है। सेल्स क्या हो रहा है इसका,
पहले ये 66,000 था, फिर ये ऊपर गया, लगभग ऊपर नीचे टाइप का है थोड़ा इसका सेल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका एक दो बार निगेटिव में गया है, ठीक है। अब इसका बोरोइंग को देखो, जब ये अभी देखो इस चीज़ को थोड़ा समझना, जब ये 224 रुपये का है तो 80,000 करोड़ का है ना। तो इसका मिनिमम प्राइस कितना है, चार्ट में देखते हैं। मिनिमम प्राइस यहाँ पे गया है इसका 64 रुपये। तो समझो जब ये 224 रुपये का था तो 80,000 करोड़ का था, तो 64 रुपये का होना, तो लमसम में 20,000 करोड़ रुपये का रहा होगा। तो 20,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा होगा। 1/4 कर दो आप, 6 चौक 24, ठीक है। तो अभी आप देखो ये 20,000 करोड़ का किस टाइम पे था, तो आप इस समय पे जाओ, यहाँ पे देखो कितना, 12 फरवरी 2016। तो अपन फरवरी के उसमें आते हैं 2016 में 20,000 करोड़ की कंपनी थी, सेल्स 64,000 करोड़ का था। तो देख रहे हो ना, वहाँ पे बाय करना है, ठीक है। भले यहाँ पे निगेटिव आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, पर अगर आपका आरओई दिखा रहा है सही, आप इसको ध्यान मत दो। कई बार क्या होता है ना, बड़ा प्रॉफिट के लिए एक आध बार लॉस लेना पड़ता है ना। तो कंपनी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है ना अभी, तो इसका ये मतलब आप देखो बेच पाया कि नहीं यार, तो सामान बेच लिया ना, तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट ले लेगा, ठीक है। यही तो है ना, यही तो हुआ ना किस्मत, इसी को बोलते हैं, यहीं पे किस्मत काम करता है। तो जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनका किस्मत काम करता है, जो इस चीज़ को नहीं समझते उनका नहीं करता है यार, ठीक है। ज़्यादा कुछ तो है नहीं। अभी दूसरा चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, जो हम लोग स्टॉक फाइंड आउट किए थे, किए थे टेस्टी बाइट। मैं जो स्टॉक फाइंड आउट किया था 2014 में, है ना, उसी के बाद से मेरे को थोड़ा समझ में आया। अभी हम लोग अभी और भी एग्जांपल दिखाऊँ, देखो 2014 में आप देखो, अभी टेस्टी बाइट का प्राइस है लगभग 10,000 रुपये, है ना। 10,000 रुपये में ये 2-2.5 करोड़ की कंपनी है। मैं 140 से 120 रुपये में कुछ ख़रीदा था, ठीक है। चार्ट में चलते हैं, यहाँ कहीं पर 2014 में जब ये हाई गया था 180 140 वाली 100, वही आप मान लो, चलो 200 मान लेते हैं, चल एवरेज में अभी 200 हाई गया है, तो 200 रुपये में कितने का हो जाएगा, उस समय कितने करोड़ की रही होगी कंपनी, है ना। तो ये निकालना है तो कैसे करो, आप मानो 10,000 करोड़ और 200 5 गुना, तो 550 करोड़ की रही होगी उस समय कंपनी, ठीक है। अब वो तो पुराना डेटा याद नहीं होता, पर हाँ लमसम में 50 करोड़ की रही होगी। अब आप देखो 2014 में इसका सेल्स कितने का था, आप देख रहे हो ना, 145 करोड़ का सेल्स था इसका। आप समझे, अपने वैल्यू से 3 गुना ये सेल्स कर रहे हैं यार। आरओई उस समय आप लास्ट 5 साल देख लो, 10 साल का, अभी भले कम हो गया लास्ट ईयर का, ठीक है, सिंगल डिजिट में आ गया ना। तो अभी मैं इन्वेस्ट इसमें मत करो, अभी री इन्वेस्ट करने वाला कोई सीन ही नहीं है इसमें। लास्ट ईयर का 5% आ गया ना, आरओई गिरना नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निकल जाओ, या अपन भी पूरा इससे निकले नहीं, अभी निकलेंगे देख के सही से समय से पहले। अब समझो लास्ट 10 साल पहले 21% था, उस समय आरओई भी अच्छा था। बोरोइंग को देखते हैं, 2014 में बोरोइंग क्या था, देखो 50 करोड़ की कंपनी है, 31 करोड़ का इसका रिजर्व है, 44 करोड़ की बोरोइंग है, तो लमसम में इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ है, हाँ, तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब आप समझ रहे हो ना, ये अब मेरे को क्या करके, अब ये इतना ऊपर क्यों गया, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी और एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट लोग के साथ में जो इसको कैप्चर किया हूँ। एक है दीपक नाइट्रेट, ठीक है। बीच में यहाँ ब्लास्ट वास्ट हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें स्टॉक प्राइस डाउन आया था, पर अपन इसमें पहले ही एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है। अभी इसका चार्ट में देखो, ये देखो कैसे बढ़ाई है 2000, इसको हम लोग 19-20 के आसपास, मेरे कई स्टूडेंट लोग इसको साथ में हम लोग एंट्री लिए इसमें, ठीक है। अब इसका ना आप समझो 2019 में ये कितने का था, अभी देखो अभी 1700 रुपये का है, 24,000 करोड़ का। 2019 में 300 रुपये या कुछ था इसका प्राइस, हाँ वही 300 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1700 मतलब ये कितना था, 6 गुना कम था, तो इसका कर लेते 4, तो उस समय 4,000 करोड़ की कंपनी थी, 4,000 करोड़ की कंपनी थी, इसका सेल्स था लगभग 4,000 करोड़। आप समझो 4,300 करोड़ 2020 में, 4,200 करोड़, मतलब इक्वल था ना यार। कैसे यार, तुम मतलब जितने के आदमी उतने का सामान, और तुम्हारा आरओई इतना ज़बरदस्त 34% 40%, क्यों नहीं खरीदूँ मैं इस स्टॉक को, ठीक है ना। और देखो रिजल्ट, अभी भले नीचे आ गया, हम यहाँ पे अपन सेल क्यों कर दिए थे, क्योंकि 10 गुना, अपन 300 ये 3,000 आ गया, 10 गुना सिंपल, और वो 1 साल में मिल गया, तो समझ रहे हो ना, है ना। तो अपने कई स्टूडेंट लोग इसमें प्रॉफिट बुक किए। अभी एक है सोनाटा सॉफ्टवेयर, देखो मैं बताते जाऊँगा ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और कुछ लोग मेरे ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है ये। अभी देखो, अब ये सोनाटा सॉफ्टवेयर को अपन लोग 400 रुपये में खरीदें, ठीक है, इसमें अभी प्रॉफिट बुक नहीं किए,
ठीक है। जब ये अभी ये लगभग उस समय ना, अब मान के चलो 4,500 करोड़ की कंपनी थी, तो इसका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में आते हैं। तो उस समय देखो ये करीबन 3,000 करोड़ के आसपास का सामान बेच दे रही थी। अभी देखो सेल्स बढ़ रहा है, इसका सेल्स देखो, देखो हम लोग मार्च में घुसे, इसका सेल्स अपने आप बढ़ रहा है यार। अपन को पता कैसे चला? देखो जो फ्यूचर, देखो जो क्लास का होशियार बच्चा ही आगे चल के होशियार होते जाएगा ना। एक आध दो गधे हो जाते हैं वो अलग बात है, पर जो होशियार होने वाला रहेगा उसको अपन फिर नहीं पकड़ लेंगे। उसका सेल्स में फ़र्क दिखेगा ना, आरओई में फ़र्क दिखेगा। बस यही फंडा लगाना है ना। आरओई देखो, इसका आरओई देखो 30%, 35%। ठीक है, एक ये कंपनी था, इसलिए इसको अपन लोग बाय करके रखे। अपन लोग यहीं 400 में खरीदे, 800-900 गया था, अपन 4,000 में बुक करेंगे ना, अभी क्यों करेंगे, है ना। अब निकलना कब है ये मैं बताना भूल गया था, सॉरी। निकलना कब है, देखो जो भी देखो निकलने का 2 कंडीशन है। एक तो आपको 10 गुना मिल गया तब निकल जाओ, पहला चीज़ प्रॉफिट है। या फिर आपको, अगर आपका सेल्स आपको सपोर्ट करते जा रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ लाइफ टाइम होल्ड। आपको ऐसा स्टॉक खरीदना है ना जिसको आपको बेचना ही ना पड़े। वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट है, और मैं भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर में बहुत पहले एक बार बेचा। ठीक है, अलग बात है। अभी देखो, अभी इसका आप समझना कि स्टॉक को अपने को बेचना कब है मालूम? अगर मैं न्यू हाई में घुसा हूँ, जैसे 400 रुपये न्यू हाई में घुसा हूँ, 200 रुपये आया, 50% आया, अपन आउट। देखो अपन देंगे 50% पर लेंगे 1000%, 1:20। अब समझ में आया कि पैसा कैसे बनेगा। भले हर ट्रेड आपका लाख रुपए का हो, है ना, साल में एक ट्रेड लो 1 लाख रुपए का, पर आप समझो गलत होगा ना, पर जिसमें सही होगा ना तो 1 का 20 बनेगा। ठीक है, और पक्का काम करता है। अभी आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, है ना। आप कंटिन्यू बस इसको करते रहो, है ना। एक चीज़ और, ये नहीं कि मैं बहुत सारे स्टॉक खोल लिया, सब में किसी में 1,000 रुपये, किसी में 5,000 रुपये, किसी में 10 है, ऐसा मत करो। मैनेज नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाया था। ठीक है, स्टॉक कम रखो, कम को देखते रहो, उसी में आप वो करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ये इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, लाख को करोड़ में कैसे कन्वर्ट करना है ना, वो मैं यहाँ पे अभी आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, और इसके अलावा और भी धीरे धीरे अलग से और वीडियो बनाते रहूँगा जब भी टाइम मिलेगा। और तब तक के लिए थैंक्स, ओके बाय।